सबसे पहले आपको बताएंगे स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% की कमी कर दी है। 200 बेसिस पॉइंट्स कमी के बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी की है। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि शरह सूद में कमी मईशत के लिए एक और मुस्बत कदम है जिससे पैदावारी लागत में कमी आएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक्सपेक्टेशन थी वो मार्केट के साथ ही थी। जो मार्केट का कंसेंसस था वो मेरे ख्याल में 200 बेसिस पॉइंट का ही था, तो हमारी भी व्यू यही था कि 200 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकती है और बिल्कुल ये बहुत अच्छा डिसीजन स्टेट बैंक ने लिया है और इसकी वजह से डेफिनेटली जो बिजनेसेस हैं उनको बड़ा फायदा होगा और काफी हुआ भी है। अगर आप देखें काइबॉर है जिस पर लेंडिंग होती है, बोरिंग होती है, एक्चुअल मार्केट रेट तो काइबॉर होता है, वो ऑलरेडी 12% या उससे थोड़ा नीचे आ चुका है और मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो जो है दोनों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसेस के लिए एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अच्छे खासे कर्जे हम रीपे करते हैं, करते आए हैं, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा रूम मिलेगा दोनों को कि वो अपने जो है फाइनेंसेस को बेहतर करके रीपे कर सके, नई डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम किया है। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। मईशत की बहाली के लिए वज़ीर खजाना और उनकी टीम की कोशिशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। 100 इंडेक्स 1,16,000 पॉइंट से तजावुज कर गया है। ट्रेडिंग के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 1,816 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद PSX 100 इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी शुरू ना करने का फैसला किया है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी क़यादत ने बानी से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त की है। मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख फाइनल नहीं हुई है। आज अगर तहरीक शुरू नहीं हुई तो उसकी मेन वजह यह थी कि चूँकि मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जो है हुकूमत के साथ शुरू हो जाएं, और लेकिन नहीं हुए। तो इसके बाद अब आइंदा के लाइमल का ऐलान होगा। क्या कैसे सिविल नाफरमानी शुरू हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, अगर सिविल नाफरमानी की तारीख ना हो कोई और तारीख शुरू हो, उसके खदुखाल क्या होंगी, सब कुछ का ऐलान अब इमरान खान करेंगे। क्योंकि आज या कल यही जो मुज़ाकराती कमेटी है शायद इमरान खान को इन्फॉर्म कर दे कि गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रही, तो फिर जो होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI की क़यादत के हाथ में कुछ नहीं है, कोई एक बात करता है कोई दूसरी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सारे फैसले बानी PTI करते हैं, वो हुकूमत से मुज़ाकरात का कहेंगे तो देखेंगे कि क्या करना है। इस क़यादत के हाथ में कुछ नहीं है। आप जितनी क़यादत में 5, 6, 7, 8, 10 लोग जितने भी हैं, हर एक अलग एक बोली बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि अल्टीमेट वॉइस जो है PTI में वो तो बानी PTI है ना। ये सारे उधर से इजाज़त लेते हैं, उधर से गाइडेंस लेते हैं। तो बानी PTI शुड आस्क द गवर्नमेंट कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, एंड देन फिर गवर्नमेंट अपना जो भी रिस्पांस होगी वो देगी इंशाल्लाह। ये आपस में इनके इख्तलाफात हैं, ये सारे एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। कोई CMKP के खिलाफ बयान देता है, CMKP पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है, पाक फौज के खिलाफ बयान देता है। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं जैसे उसामा की तलाश में मदद देने वाला शकील आफरीदी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बार बार मुतालिबात के बावजूद पाकिस्तान ने शकील आफरीदी को अमरीका के हवाले नहीं किया। वो नहीं समझते कि अमरीका समेत कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करेगी। हुकूमत आई है, वो कुछ दिनों में चार्ज लेने जा रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि क्या कोई रिलीफ मुमकिन है बानी PTI के हवाले से? जी, हमें नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात क्या होंगी और वो किस हद तक दूसरे ममालिक के अंदर दखील होंगे। मैं इतना जानता हूँ कि एक कैदी यहाँ पे मौजूद है
जिसने उसामा की तलाश में अमेरिका की बड़ी मदद की थी और उसकी बड़ी दफ़ा हमसे तकाजा किया गया उस कैदी को मांगने का भी, और उसके लिए बड़ी एफर्ट भी अमेरिका ने की और कई हुकूमतें आती जाती रही हैं, लेकिन वो अभी तक हमारी तहवील में है। हमने अमेरिका को नहीं दिया। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बैरूनी ताकत अमेरिका समेत पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर किसी तरह की दखलंदाजी करेगी। ये लोग जो हैं इनका अलमिया ये है कि ये मामलात को आइन, कायदे, कानून, अदालतों के तहत चलाने के बजाय एक प्रोपेगेंडे के ज़ोर पर, बैरूनी मीडिया के ज़ोर पर, अंदरूनी मीडिया के ज़ोर पर, सोशल मीडिया के ज़ोर पर इसको इंटरनेशनल इशू बनाते हैं। पाकिस्तान के चेहरे पे कालक थोपते हैं। पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं कि जहाँ गज़ा से भी ज़्यादा मज़ालम हो रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में कहते हैं जी कि मकबूजा कश्मीर में तो कुछ नहीं हो रहा जितने मज़ालम यहाँ। तो इन लोगों को ना अपने मुल्क का पास है, ना पाकिस्तान की इज़्ज़त का कोई पास लिहाज है। इनके लिए सीधा रास्ता ये है कि ये मुकदमात का सामना करें और वहाँ से बरी होते हैं तो ठीक है, आ जाएं बाहर, अपना किरदार अदा करें। लेकिन इस तरह अगर वो तकिया लगाए बैठे हैं कि कोई सदर आएगा या कोई वज़ीर आज़म आएगा या कोई कांग्रेस उठेगी या कोई पार्लियामेंट बाहर की उठेगी और उसके दरवाजे खोल देगी, ये नहीं होगा। अभी आपको बताएंगे, इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 188 में से 61 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों से लाए गए 90 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकील ने कहा कि हफ्ते को भी अदालत ने मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया। पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, जिस पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा डिस्चार्ज मुल्जिमान की हथकड़ी खोली जाए और दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पुलिस को हिदायत की, परसों वाला काम नहीं होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, गजा में 14 माह से जारी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई है। फ़लस्तीनी हुकाम ने कहा है कि नुसैरात कैंप, बैतलाहिया और कमाल अदवान अस्पताल पर फ़ज़ाई हमलों से मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। 7 अक्टूबर से 2023 से जारी हमलों में 2023 से जारी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,028 हो गई है। गजा पर इसराइली हमलों में 1,06,962 फ़लस्तीनी ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं। अभी आपको बताएं, ज़िला सरगोदा के सरकारी अस्पताल में मुबैना गफलत से अस्पताल की सीढ़ियों पर बच्चे की विलादत हुई है और नामौलूद दम तोड़ के आज शौहर खातून को ज़चगी के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल छोटा साहिवाल लाया था। शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि THQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने दाखिल करने के बजाय प्राइवेट अस्पताल ले जाने का कहा था। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि बच्चा माँ के पेट में ही दम तोड़ चुका था। बेहोशी का डॉक्टर न होने की वजह से निजी अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया था। सेमिनार से खिताब में वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फ़ातिमा ने कहा है कि हुकूमत पेशरफ्त कर रही है, अगले साल इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो जाएगी। हुकूमत की सेटेलाइट इंटरनेट पर भी बातचीत चल रही है, कौम को जल्द खुशखबरी देंगे। पेशरफ्त होने वाली है जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी, अगले साल के अंदर इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी पेशरफ्त होने वाली है जिससे पाकिस्तान में ना सिर्फ इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी मगर ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी की रिलेटेड इंडस्ट्री है, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, उसकी भी हेल्थ के ऊपर सिग्निफिकेंट काम किया जाएगा। सिमिलरली जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं उनसे हमारी बात बहुत एडवांस स्टेजेस में है, उसमें भी हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो केसेस में हालिया इजाफे का मलबा भी निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कराची में पोलियो से बचाव की मुहिम के इफ्तिताह के बाद खिताब में कहा कि जब भी निगरान हुकूमत आती है उसके बाद पोलियो केसेस बढ़ जाते हैं। एक तो केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया सम लैग जो हो जाता है जब एक केयरटेकर गवर्नमेंट आती है, और ये 2018-2024 2 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट आती है, 2018 में हमने ये देखा था कि अचानक स्पाइक आई थी पोलियो केसेस में, फिर 2024 में, तो उस वक्त कोई कोरिलेशन ज़रूर है इस चीज़ में कि शायद इतनी ध्यान नहीं होता केयर टेकर्स का, वो ज़्यादा ध्यान उनका हो जाता है इलेक्शंस कराने में,
तो उसको भी हमें सोचना चाहिए। 4-5 साल की मुहिम चलती है जिसमें पोलियो केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं और फिर अचानक एक स्पाइक आ जाती है। जो कच्चे के इलाके हैं उसके अंदर आप देखें, शिकारपुर में बहुत कामयाबियाँ हुई हैं, घुटकी में हालात बेहतर हुए हैं, कश्मीर में प्रॉब्लम्स थे वो भी कम हुए हैं, हुकूमत का रिजॉल्व है, हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रेंजर्स काम कर रहे हैं। अभी बराह रास्त देखिए, कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस वक्त वज़ीर इत्तलात अतातार इजहार ख्याल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नेशनल कैरियर के ऊपर सवालात उठाए गए और PIA की फ्लाइटें बैन की गई। ये अल्लाह ताला का फजल है कि इस दौर में PIA की फ्लाइटें बहाल हुई हैं। इन्होंने जो जुर्म सरजद किया था उसका अजाला किया गया है। तो ये PIA के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि इनके अपने दौर में क्या मामलात हुए थे। दूसरा, ये जो कुरम का मामला है, इसमें अगर ये अली अमीन खान से राब्ता कर लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये समझ नहीं आ रही है। हम इसके लिए हाजिर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी उतनी बनती है, मगर जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया होता, तो आज यहां पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। तो ये फोकस करने की बात है। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है, हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जी इतनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। बहुत शुक्रिया जी। जरताज गुल साहिबा ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। झूठ बोला है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयान अल्फी जमा किया है। जरताज गुल साहिबा को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे और लाशें भी आपने गायब की। गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज चूंकि 16 दिसंबर है, APS के शहादा के बारे में भी आज बात करनी थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन जमा कराए और मैंने ये कहा कि चूंकि मुल्क के अंदर ऐसे सानहात, ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके लिए हमें ये रूटीन का एजेंडा नहीं चलाना चाहिए और ये जिस तरह हमारे MNAs बोल रहे हैं हमें उसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल और कौम के जो मसाइल हैं, स्पेशली चूंकि ये जो हुकूमत के अभी इस वक्त तर्जमान या मिनिस्टर चीख रहे थे, चूंकि इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हमला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्होंने गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। उसके बाद 26 नवंबर को स्पीकर साहब, 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्थे लोग थे और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने PMLN की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। फिर ये APS का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को शहीद किया गया, ये चाहते कि कोई इसके बारे में बात न करे। स्पीकर साहब, इस सानहात पे जो इन्होंने कहा ना, अभी कौमी असेंबली का इजलास जारी है। जरताज गुल इजहार ख्याल कर रही हैं।